हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। तो देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12th का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग जो चैप्टर डील करने वाले हैं वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग देखिए बेसिकली इनहेरिटेंस में पढ़ते क्या है कि एक पेरेंट है, उससे कैरेक्टर क्या होगा निकल के प्रोजनी में जाएगा। तो इसके पहले हम लोग जो चैप्टर डील किए हैं उसमें हम लोग बहुत थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर लेवल से हमारा मतलब है कि हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो किसके इर्द गिर्द करेंगे? वो सारी चीज़ें किसके आसपास करेंगे? हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो क्या होगा? हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आएगा हमारा? तो एक कंपोनेंट हमारा होगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा हमारा? आरएनए। क्या होगा? आरएनए। तो हमारी जो सारी बातें होंगी वो किसके इर्द गिर्द होंगी? इसी डीएनए और आरएनए के आसपास हम सारी बातों को अपने यहाँ पर समराइज़ करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का एक रोड मैप हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर हम लोग जा करके ख़त्म करेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या होगा हमारा टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स फीचर। एंड इट्स फीचर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसे और आरएनए से अलग करती हैं या प्रोटीन से अलग करती है। डीएनए में ऐसा क्या है? कुछ ना कुछ यूनिक होगा, तभी तो हम इसको अलग करके पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम आरएनए के साथ ही ना पढ़ लेते। तो पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स फीचर। दूसरा टॉपिक हम इसी में डील करने वाले हैं वो क्या है हमारा? सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। जैसे हमको पता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? वो डीएनए में होती है। तो डीएनए से किस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ फ्लो होगी, ये किसने बताया? ये बताया क्रिक ने बताया, फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि किस तरीके से डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग जो आज यहाँ पर डील करने वाले हैं वो क्या है हमारा? चारगाफ रूल। क्या है? चारगाफ रूल। अब ये तीनों जो हमारे टॉपिक हैं ये बहुत ही बेसिक हैं। क्या है इस चैप्टर के? बहुत ही बेसिक है। अगर हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझना है तो इन तीनों चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बेस बनाएंगे तो आगे चल के इन्हीं चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पर बिल्डअप होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स फीचर। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उसके फीचर के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट करें तो डीएनए हमारा एक पॉलीमेरिक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है हमारा? डीएनए पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ से? पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि डीएनए इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। डीएनए इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो वर्ड आया है पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक का मतलब होता है कि ये एक यूनिट नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट क्या होकर के मिल करके एक लंबा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक। क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझें तो पॉलीमेरिक का मतलब क्या है? फॉर्म्ड बाई
formed by many single unit, formed by many single unit, formed by many single unit। एक एक टर्मिनोलॉजी को आप पकड़ के चलिए, क्योंकि आपका जब टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेगा, बायोलॉजी में आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक टर्मिनोलॉजी समझनी है, दूसरा आपको उसका क्या समझना है, डायग्राम समझना है। दो चीज़ें आप समझ गए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि डीएनए इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फॉर्म्ड बाय मेनी सिंगल यूनिट। अब ये जो सिंगल यूनिट है जिसने मिल करके एक डीएनए को बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर। क्या बोलेंगे, मोनोमर। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोमर क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि किसी भी स्ट्रक्चर की वह इकाई जिसको हम उससे ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। अब हम मोनोमर से छोटा नहीं कर सकते, मोनोमर सबसे छोटी यूनिट है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। सपोज हम लोग कहते हैं कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो हमें देखने में ये डीएनए एक लीनियर डीएनए दिख रहा है, बहुत लंबा सा, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होगा, बहुत छोटे छोटे मोनोमर मिल करके इस पूरे स्ट्रैंड को बनाएंगे। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे मोनोमर मिलकर क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम एक्चुअल में किसको देखते हैं, हम एक्चुअल में इस फॉर्म को देखते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म को देखते हैं। किसको देखते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म को। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म। और इस पॉलीमेरिक फॉर्म में आप क्या देखोगे कि ये क्या है, आपके मोनोमर है। क्या है, आपके मोनोमर है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मोनोमर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिल करके फॉर्म कर रहे हैं हमारा एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के क्या आती है कि जो डीएनए हमारा पॉलीमर है, जो हमारा डीएनए पॉलीमेरिक यूनिट है, इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर क्या है। तो अगर हम लोग बात करें डीएनए की, इसमें जो मोनोमर होगा वो होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस डीएनए को बनाने में जिन मोनोमर का कंट्रीब्यूशन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए के एक स्ट्रैंड को बनाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए एक्चुअल में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो अगर हम लोग डीएनए को फिर से डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पॉली का मतलब हो गया मेनी, पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट। और सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट। सीक्वेंस क्या है आपका, अरेंजमेंट। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कि डीएनए की जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो क्या है, तो आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से अटैच होता है, जिससे एक लॉन्ग फॉर्म में हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट पाए जाएंगे। कितने कंपोनेंट पाए जाएंगे, हमारे 3 कंपोनेंट पाए जाएंगे। पहला यहाँ पर क्या होगा, तो पहला होगा यहाँ पर पेंटोस शुगर। क्या होगा, पेंटोस शुगर। दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा, तो दूसरा कंपोनेंट होगा नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप।
क्या होगा, पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, पेंटोज शुगर, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उठाते हैं किसको, पेंटोज शुगर को। सबसे पहले हम लोग किसको बात करते हैं, तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है यहाँ पर, पेंटोज शुगर। देखिए पेंटोज शुगर में क्या होगा आपका, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। क्या होगा, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का ये शुगर होगा। अब इसमें भी पेंटोज शुगर में भी डीएनए में जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है वो होता है आपका राइबोज शुगर। क्या होता है, राइबोज शुगर। आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा आरएनए होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा डीएनए होता है। तो पहले नेचर में आरएनए आया, पहले क्या आया, आरएनए आया, आरएनए के बाद क्या आया, हमारा डीएनए आया। तो यहाँ पर हम लोग जो पेंटोज शुगर देख रहे हैं वो कौन सा शुगर है, वो हमारा राइबोज शुगर है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेंटोज शुगर का। तो पेंटोज शुगर का अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा आपका पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, जिसमें आपके कितने 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो ये है कार्बन नंबर 1, OH ऊपर H नीचे, यहाँ पर H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर आपका H नीचे, और ये CH2OH। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर, और उसमें भी किसका स्ट्रक्चर है, ये राइबोज शुगर का। किसका है, राइबोज शुगर का। स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आप स्ट्रक्चर से खेलिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी चीज़ समझनी है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में जाइए कि स्ट्रक्चर में क्या, उसमें क्या आपकी बारीकियां हैं, क्या आपको समझना है, वो आपको स्ट्रक्चर से ही चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन। याद करने का तरीका ये है कि 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और दोनों हाथ में झंडा है। दोनों हाथ में क्या है, झंडा। किसका, OH का। किसका, OH का। ये इसके दोनों हाथ हैं, ये OH, ये OH, और दोनों पैर में OH है। क्या है, दोनों पैर में OH है। आप समझिए कुछ इस प्रकार से कि ये ऐसे पेंटोज शुगर, मान लीजिए मैं पेंटोज शुगर हूँ, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, मैंने हाथ ऊपर कर दिया, दोनों हाथ में OH का झंडा है। क्या है, दोनों हाथ में OH का झंडा है, और मेरे दोनों पैर में भी क्या है, OH है। इससे आपको लंबे समय तक जो है याद रहेगा। OH ऊपर लगाइए, H नीचे लगाइए। अगर OH नीचे है तो H ऊपर लगाइए, OH नीचे है तो H ऊपर लगाइए, और 5वें कार्बन पे क्या है, CH2OH नीचे कर दीजिए H। ये स्ट्रक्चर किसका है, पेंटोज शुगर का। पेंटोज शुगर में भी कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, RNA में। किस में पाया जाता है, RNA में। तो आप कहेंगे सर कि फिर डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, डी का मतलब रिमूवल, और ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का। किसका रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि हम रिमूवल करेंगे कहाँ से, हम ऑक्सीजन को एलिमिनेट कहाँ से करेंगे। तो आप ऑक्सीजन को एलिमिनेट करोगे कहाँ से, इस सेकंड वाले कार्बन से। कहाँ से, इस सेकंड वाले कार्बन से। तो आपको एक्चुअली में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देना है। क्या करना है आपको, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देना है। अब आप देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हमारा गायब हो चुका है। अब ये शुगर क्या बन गया, अब इस शुगर को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो दोनों शुगर के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि आरएनए में जो शुगर पाया जाएगा वो कौन सा होगा, वो राइबोज शुगर होगा, और डीएनए में जो शुगर पाया जाएगा वो क्या होगा, आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। इसको एक बार हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं और देखते हैं बहुत डिटेल में। देखिए चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोग को लेना है, कोई हड़बड़ाहट वाला काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना साहब। बहुत ही सीक्वेंसली, जब तक आपको समझ ना आ जाए, चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ऐप पर भी आप अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहला हमने क्या देखा, राइबोज शुगर। क्या देखा, राइबोज शुगर। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या देखेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। दिमाग में आपको क्या रखना है कि सबसे पहले आरएनए आया होगा। सबसे पहले क्या आया, आरएनए आया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंठस्थ है कि सबसे पहले नेचर में आरएनए आया, आरएनए के बाद डीएनए आया। आरएनए में क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें डीएनए को लाना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एक आरएनए डीएनए का कंपैरिजन भी करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले आरएनए आया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले नेचर में क्या रहा होगा, राइबोज शुगर रहा होगा। तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और एक कार्बन हम लोग ऊपर लगाएंगे यहाँ पर CH2OH। ये है कार्बन नंबर 5। ये क्या है, कार्बन नंबर 5। तो पहले पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर OH, हाथ में क्या है, झंडा OH का, नीचे H, यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, ये हम लोग डीऑक्सी की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग पहले यहाँ पर राइबोज शुगर की बात कर लेते हैं। तो राइबोज शुगर में पहले यहाँ पर झंडे में OH ऊपर, H नीचे, पैर में OH नीचे, H ऊपर, इस वाले पैर में भी OH नीचे, H ऊपर और यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये क्या है, कार्बन नंबर 5। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, राइबोज शुगर का। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको राइबोज को चेंज करना है डीऑक्सी राइबोज में, तो सेकंड पोजीशन पर जो O है उसको हमें एलिमिनेट कर देना है। तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर आपका O नहीं रहेगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर आपका OH रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने सिर्फ सेकंड पोजीशन, मतलब दूसरे नंबर वाली जो टांग थी वहाँ से हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को खींच दिया है और हमने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। अब आप इस दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1 आपका बिल्कुल सिमिलर है दोनों में। सेकंड पे चेंज है, किस पे चेंज है, आपका सेकंड पे चेंज है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में कहाँ पर डिफरेंस आता है, तो आप बताओगे कार्बन नंबर सेकंड पर डिफरेंस आता है। यहाँ पर कार्बन नंबर सेकंड पे क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा और यहाँ पर कार्बन नंबर सेकंड पर हम क्या करेंगे, O को रिमूव कर देंगे, केवल और केवल H रहेगा। एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल, रीज़न ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल, हमें ऑक्सीजन को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप इतना समझ लीजिए कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी। क्या चाहिए थी, हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये OH ग्रुप होता है, इस OH ग्रुप के पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या कर सकता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता रहेगा तो लगातार रिएक्टिव रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहे, रिएक्टिव रहे। अगर वो रिएक्टिव रहेगा तो लगातार उसमें चेंज आते रहेंगे, म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि हमने जो राइबोज शुगर था उसका ऑक्सीजन हमने निकाल करके उसको हमने किस में चेंज कर दिया, डीऑक्सी राइबोज में चेंज कर दिया। और जैसे ही हमने डीऑक्सी राइबोज में चेंज किया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का जो चांस था, क्योंकि ऑक्सीजन आप हटा दोगे तो लोन पेयर भी चले गए। अब लोन पेयर चले गए तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी चली गई। अब ये स्ट्रक्चर इसके कंपेरिजन में क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने क्यों जो है यहाँ पर राइबोज शुगर को डीऑक्सी राइबोज में चेंज किया, टू अटेन स्टेबिलिटी। ये है आपके लिए पॉइंट टू पॉन्डर, याद करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है।
क्योंकि स्ट्रक्चर आप समझ लोगे, स्ट्रक्चर आप याद भी कर लोगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि चेंज क्यों हो रहा है। चेंज होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, चेंज में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चेंज क्यों हो रहा है वो भी हमें समझना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा शुगर वाला पार्ट, पेंटोज शुगर वाला पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में हमारे बेसिकली 4 आते हैं डीएनए के केस में, आरएनए के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो डीएनए के केस में हम लोग बात करें तो नाइट्रोजनस बेस में हमारी 2 कैटेगरी है, एक है प्यूरीन, एक क्या है आपका प्यूरीन, और दूसरा क्या है पायरिमिडीन। एक क्या है आपका प्यूरीन और दूसरा क्या है आपका पायरिमिडीन। स्ट्रक्चर हमें समझने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर आपसे कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए कि कहाँ पर क्या आता है और किस में क्या आता है। तो प्यूरीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आएगा आपका एडेनिन और ग्वानिन। क्या आएगा आपका एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन की अगर हम लोग बात करें तो पायरिमिडीन में आएगा आपका साइटोसिन। पायरिमिडीन में क्या आएगा साइटोसिन और थाइमीन। क्या आएगा थाइमीन। और इसी थाइमीन की जगह अगर आरएनए में हम लोग देखें तो आरएनए में हमें देखने को मिलेगा यूरेसिल। क्या देखने को मिलेगा यूरेसिल। तो आरएनए के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा यूरेसिल। तो ये है बेसिक कैटेगराइजेशन किसके बीच में, प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे भी जाएं तो स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्यूरीन वाले होते हैं ये आपके डबल रिंग के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, कुछ ऐसा। प्यूरीन वाले क्या करेंगे डबल रिंग के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और पायरिमिडीन वाले जो होंगे ये सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो प्यूरीन वाले क्या करेंगे आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2, और पायरिमिडीन वाले यहाँ पे क्या करेंगे सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। तो याद करने का तरीका आप कैसे समराइज कर सकते हैं कि प्यूरीन नाम छोटा है, नाम क्या है ये छोटा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बड़ा है। प्यूरीन नाम क्या है छोटा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बड़ा है। पायरिमिडीन नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर क्या है छोटा है। तो अगर हम लोग इसको एक ट्रिक समझें तो ट्रिक हम कैसे याद कर बना सकते हैं कि जिसका नाम छोटा, जिसका नाम छोटा उसका स्ट्रक्चर बड़ा, उसका स्ट्रक्चर क्या है बड़ा। तो ये है हमारी ट्रिक कि नाम जिसका छोटा होगा भैया उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बड़ा होगा। तो प्यूरीन का नाम छोटा है तो इसलिए इसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, पायरिमिडीन का नाम बड़ा है जिसमें 1 स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। पूछा आपसे कभी कुछ नहीं जाएगा कि स्ट्रक्चर के बारे में आप बताइए, नाम आपको पता होना चाहिए कि प्यूरीन में क्या आता है एडेनिन और ग्वानिन आएगा, और पायरिमिडीन में क्या आएगा साइटोसिन और थाइमीन। किसके केस में डीएनए के केस में। और इसी थाइमीन को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं यूरेसिल से क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। किसके केस में आरएनए के केस में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोगों ने क्या बात की, तो हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए को देखा कि डीएनए हमारा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे। फिर हम न्यूक्लियोटाइड पे आए। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं हमारे, कौन कौन से, तो हमारा पहला है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में हमने क्या देखा राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्या है यहाँ पर, तो तीसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा H3PO4। कहाँ से आएगा हमारा H3PO4। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, फॉस्फेट की वैलेंसी है 5, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और 1
फॉस्फोरस वैलेंसी फॉस्फोरस कितनी होती है 5, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 5 वैलेंसी यहाँ पर आपकी मेंटेन है। अगर इसी में से हम 3 हाइड्रोजन को निकाल दें, अगर हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन को क्या करें निकाल दें, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा उस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो फार्मूला है आपका H3PO4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, PO4 3 माइनस, क्या हो जाएगा, PO4 3 माइनस। तो जो भी चीज़ें हमने इस पूरे स्लाइड में पढ़ी हैं, एक्चुअल में हम लोग उसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो समराइज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है। तो पहला है आपका पेंटोज शुगर, पहला क्या है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा क्या है आपका नाइट्रोजिनस बेस, क्या है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा आपका क्या है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज में अगर हम लोग बात करें आरएनए के केस में, तो यहाँ पर क्या होगा, राइबोज शुगर, क्या होगा, राइबोज शुगर। यहीं से अगर हम लोग डीएनए की बात करें पेंटोज में, तो क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से याद करनी है। नाइट्रोजनस बेस की हम लोग बात करें तो कितने बेसेस हैं हमारे, 4, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। इसी थायमीन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, यूरेसिल से, किसके केस में, आरएनए के केस में, किसके केस में, आरएनए के केस में। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। एडिनिन यहाँ भी होगा, ग्वानिन यहाँ भी होगा, साइटोसिन यहाँ भी होगा, और यूरेसिल आ जाएगा आरएनए के केस में। ये किसका केस है, ये डीएनए का केस है। किसका केस है, ये डीएनए का केस है। फॉस्फेट ग्रुप की हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है H3PO4 से, और इसी से अगर हम लोग 3 हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, PO4 3 माइनस। तो ये तो था थ्योरेटिकल, कि हमने कंपोनेंट को थ्योरेटिकल देख लिया। अब हमें इसको लगाना है कि स्ट्रक्चर में ये लगेगा कैसे, किस कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, किस कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखेगा कैसा। तो आइए उसको हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। तो सबसे पहले वही बनाते हैं क्या, हमारा पेंटोज शुगर। स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले आपको पेंटोज शुगर से ही शुरुआत करनी है। किसे स्टार्ट करनी है आपको, पेंटोज शुगर से। ये आपका आधार है, तो ये है पेंटोज शुगर। ये क्या है, पेंटोज शुगर, क्या है आपका पेंटोज शुगर। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन अपने जगह पर है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्बन नंबर 1, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 से ही आपका जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ेगा, तो आप बताओगे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या हो सकता है, तो या तो एडिनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या तो थायमीन होगा। किसके केस में, डीएनए के केस में। किसके केस में, डीएनए के केस में। किसके केस में, डीएनए के केस में। अब अगर हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये जो पेंटोज शुगर होगा ये भी कैसा होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा। ये राइबोज नहीं होगा, तो ये हमारा शुगर कैसा होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा। मतलब सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या होगा, गायब होगा। थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH। क्या है आपका, CH2OH। तो आपने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से जुड़ गया है, लेकिन अभी हमारा फॉस्फेट ग्रुप इससे नहीं जुड़ा है। तो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर बना लेना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर। तो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो फॉस्फेट ग्रुप का हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये फॉस्फेट 5 वैलेंसी 1
यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक OH यहाँ पर आ गया, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वाटर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा निकला वाटर -H2O। जैसे ही वाटर जाएगा तो यहाँ पर OH कहाँ से जा रहा है, OH जा रहा है पेंटोज शुगर से, और H कहाँ से जा रहा है, H आपका जा रहा है फॉस्फेट वाले ग्रुप से। जैसे ही यहाँ पर वाटर आपका जाएगा तो ये वाटर अगर यहाँ से हम लोग इसको निकाल दें तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे, क्योंकि जितनी बार हम बनाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, रिवीजन होगा, उतनी हमारी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, कंठस्थ होंगी, वो सॉलिडिफाई होंगी। तो देखो, समझने का, याद करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बार बार लिख करके, बना करके चीज़ों को समझते हैं तो वो हमारी मसल मेमोरी में रहती है, लंबे समय तक हमें याद रहती है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ की प्रैक्टिस वैसे है कि जैसे ही आप बैठोगे आप सारी चीज़ों को लिखते हुए चले जाओगे। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए पेंटोज शुगर। डीएनए की बात हम लोग कर रहे हैं तो डीएनए के ही रिस्पेक्ट में बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, पेंटोज शुगर। दूसरा हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस। तीसरा हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले बना लेते हैं पेंटोज शुगर। मेरे साथ साथ आप भी बनाते रहिएगा, लेक्चर आपको मिलेगा ऐप में, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ये है कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या जुड़ता है, कार्बन नंबर 1 पे आपका जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं प्यार से नाइट्रोजनस बेस। इसको दर्द नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस को प्यार से लगा दीजिए, नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन नंबर 5 पर ही आपका क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉस्फेट 5 वैलेंसी के साथ OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वाटर क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो इस स्ट्रक्चर में जब हम वाटर को हटाएंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर वाटर को हटाया तो कुछ हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यही स्ट्रक्चर हमारा किसका है, न्यूक्लियोटाइड का फुल एंड फाइनल। अब आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी बार बार प्रैक्टिस के बाद। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, हमें लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। मुझे भी, आपको, मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो मुझे भी भूल जाएगा, होता ही है ऐसा। ये है स्ट्रक्चर, किसका, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। तीनों कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है, पेंटोज शुगर दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है। अब थोड़ा सा बॉन्ड्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब नाइट्रोजनस बेस इस पहले कार्बन से जुड़ रहा होगा तो ये एक बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस और पहले कार्बन के बीच में। दूसरा आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा 5वें कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। किसके बीच में, 5वें कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, ये वाला बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड का नामकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब कभी इंट्रेंस वगैरह देने जाओगे किसी यूनिवर्सिटी का, या आप नीट यूजी का पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो वहाँ पर आपसे ये सब नहीं पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट है। ये कभी
प्राचीन काल में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। अब आपसे अगर पूछेगा इस स्ट्रक्चर से तो केवल ये पूछेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो पहला हमारा बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा हमारा बॉन्ड है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इतने स्ट्रक्चर में आपको यही दो बॉन्ड दिखेंगे, पहला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखेगा, दूसरा क्या दिखेगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और तीसरा आएगा इन सब का बादशाह फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। कौन सा आएगा? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। स्ट्रक्चर आप जरूर भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉन्ड को आपको नहीं भूलना है कि एक स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है, तो आप बोलोगे पेंटोज शुगर के पहले कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाएगा आपका कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड यहाँ पर हमने जो मेंशन किया, पहला बॉन्ड हमारा हो गया, दूसरा बॉन्ड हमने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा शुगर के 5वें कार्बन और फॉस्फेट के बीच में। किसके बीच में? शुगर के 5वें कार्बन और फॉस्फेट के बीच में। ये जो बॉन्ड है ये हमारा कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड हमारा हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड हमने क्या देख लिया? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। क्या देखेंगे? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो तीसरा बॉन्ड हमें जो देखना है वो क्या देखना है? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि वह बॉन्ड बताइए डीएनए के अंदर जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है। क्योंकि अभी आपने क्या देखा? अभी हमने जो देखा है वो क्या देखा है कि एक हमारे पास पेंटोज शुगर है, उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, उससे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। और इधर हमारा क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। इस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है हमारा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये क्या है? विद इन न्यूक्लियोटाइड। क्या है? विद इन न्यूक्लियोटाइड। क्या है? विद इन न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही ये दोनों बॉन्ड हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ से अराइज होता है कि बिटवीन न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? बिटवीन न्यूक्लियोटाइड क्या पाया जाएगा भैया? तो बिटवीन न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। तो सब चलिए देखते हैं हम लोग फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड हमारा कैसा दिखता है, कैसा होता होगा, कैसे फॉर्म होता होगा। तो फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड को समझने के लिए हमें कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है। कितने न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है? कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तब हम फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड को समझेंगे। तो पहला न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, पेंटोज शुगर। तुरंत बना लिए हम लोग पेंटोज शुगर। यहाँ पर होगा नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये है CH2OP। वैलेंसी वगैरह मेंटेन करके रखें, ज़रूरी है। ये है हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड।
अब इस न्यूक्लियोटाइड को अगर हमें दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है तो दूसरा बनाना भी कंपलसरी है, तो दूसरा भी आइए बना लेते हैं हम लोग कि दूसरा हमारा कैसा बनेगा। तो दूसरे में भी वही चीज़ें होंगी, क्या होंगी, पेंटोज शुगर, और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। तो बनाते हैं हम लोग H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OP। ये है हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। अब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को सेकंड न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, बॉन्ड का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो अब बनता कैसे है उसको हमें ध्यान से देखना है। तो आप देख पा रहे हो कि पहले न्यूक्लियोटाइड का ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन और ये है पांचवा कार्बन। दूसरे में भी 5 कार्बन है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। पहला कार्बन इंगेज है नाइट्रोजनस बेस के साथ। किसके साथ इंगेज है, नाइट्रोजनस बेस के पास। ये कहेगा भैया मैं कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन अब नहीं कर सकता। दूसरा कार्बन क्या है कि यहाँ पर जो O था हमने वो पहले ही रिमूव कर दिया। इसके पास जो रिएक्ट करने की शक्तियाँ थी वो हमने छीन ली हैं। अब इसके पास रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। तो बचा क्या हमारा, तीसरा कार्बन। क्या बचा हमारा, तीसरा कार्बन। अब नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में आप लोग क्या देखोगे, वही कंडीशन है यहाँ पर कि पहला कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ है, दूसरा कार्बन नीचे है, तीसरा कार्बन नीचे है, चौथा कार्बन भी नीचे है। इसके पास क्या है, इसके पास इस फॉस्फेट के पास OH ग्रुप है। क्या है, OH ग्रुप है। आपको पता है कि OH ग्रुप क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है और लोन पेयर हमेशा रिएक्शन के लिए क्या रहते हैं, बेताब रहते हैं। तो अब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के पास जो ये OH है ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा आपका वाटर। क्या निकलेगा आपका, वाटर यहाँ पर एलिमिनेट होगा। वाटर क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट होगा। और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो वाटर के एलिमिनेट होने के बाद जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी। वो हमारी कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने वाला बॉन्ड हमारा कौन सा होगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होगा। तीनों बॉन्ड हमने स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। 2 बार हमने वाटर को निकाला है, एक बार फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाने के लिए और दोबारा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों में जो डिफरेंस आपको याद रखना है, फॉस्फोईस्टर का मतलब है जो शुगर को किससे जोड़े, फॉस्फेट ग्रुप से। और फॉस्फोडाइईस्टर का मतलब क्या है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है वो हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर वाइज आपको इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा है, डिटेल स्ट्रक्चर। क्या देखा, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने एक्चुअल में देखा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का। इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलता जुलता एक नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में भैया 2 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा, पेंटोज शुगर और दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। इसमें जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या दे देगा, ये कर देगा धोखा। क्या कर देगा, धोखा। ये कहेगा भैया मैं नहीं रहूँगा,
मैं इस स्ट्रक्चर में नहीं रहूँगा। जब ये इस स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे फिर तो नाम भी वैसा नहीं रहेगा, नाम क्या हो जाएगा, टाइड से साइड। क्या हो जाएगा, टाइड से साइड। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कुछ भी आपको दिमाग को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल फॉस्फेट ग्रुप को ऐड नहीं करना है, नाइट्रोजन बेस और शुगर को ऐड करना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा है एक स्ट्रैंड में, हमने जो यहाँ पर डीएनए का एक स्ट्रैंड कुछ ऐसा बनाया था, उसमें फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे क्या जुड़ते हैं, मोनोमर। यही मोनोमर हमारे क्या थे, यही मोनोमर हमारे न्यूक्लियोटाइड थे। तब आप समझ चुके होंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इनके बीच में कैसे ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो ये लिंक किससे होते हैं, तो आप बताओगे अब बहुत आराम से कि फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, तो आप बहुत आराम से बताओगे कि यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। अब हमें फीचर देखना है कि इस डीएनए का स्ट्रक्चर का फीचर कैसा हो, एक्चुअल में कैसा हमें दिखता है, कैसा हमें मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक एक करके, तो फीचर्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पहला फीचर है कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। क्या है आपका, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, वो भी राइट हैंड। कैसा, राइट हैंड। अगर हम लोग उसको बना करके देखें तो कुछ ऐसा, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, डीएनए का। अगर हमें नेचर में जब हम डीएनए पाएंगे तो कुछ इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, आपस में उलझे हुए होंगे। किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। कैसे होंगे आपके, राइट हैंड। तो ये है पहला स्ट्रैंड इसका, और ये इसका क्या है, दूसरा स्ट्रैंड। दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म किए रहते हैं। पहला फीचर आपका क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरे फीचर की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे होंगे नेचर में, ये होंगे एंटी पैरेलल। कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। एक की जो आपकी पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम अरेंजमेंट होगा एक स्ट्रैंड का, तो दूसरे स्ट्रैंड का अरेंजमेंट कैसा होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये 5 प्राइम है, ये क्या है आपका 5 प्राइम है, तो इधर 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम, तो इधर 3 प्राइम। इसको हम लोग कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को इसी में होती है कि भैया 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है। तो हम लोग जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख रहे थे, किसका स्ट्रक्चर देख रहे थे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जब हम लोग देख रहे थे तो हमने कुछ ऐसा बनाया था। हमने स्ट्रक्चर कुछ कैसा बनाया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। फिर से एक बार देखते हैं, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये था तीसरा कार्बन, ये यहाँ पर CH2O और ये फॉस्फेट डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH, और यहीं से हमने जोड़ करके क्या बनाया था, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाया था। क्या बनाया था, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाया था। ध्यान से देखते रहिए स्ट्रक्चर, नहीं तो आपको 3 प्राइम और 5 प्राइम कभी समझ में नहीं आएगा, और ये समझना आपके लिए अति अनिवार्य है। बेसिक ना छूटने पाए, एडवांस चीज़ें आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। तो हमने ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा पहला, और ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा दूसरा। ठीक है, ये इसका तीसरा कार्बन, यहाँ पर OH आपका सुरक्षित है रिएक्ट करने के लिए। स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर को कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि इसके पास जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास 5
कार्बन नंबर 5 पे क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है जो रिएक्टिव है। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है जो कैसा है, रिएक्टिव है। और न्यूक्लियोटाइड 1 में क्या देखेंगे कि तीसरे कार्बन पे क्या है, OH है। तीसरे कार्बन पे क्या है, OH है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तीसरे कार्बन पे क्या है इसके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसके पास सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड के पास क्या है, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो नीचे वाले के पास तीसरे कार्बन पे क्या है, OH। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम। क्या बोलेंगे, 3 प्राइम। ऊपर वाले के पास क्या है, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है, रिएक्टिव है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम। तो जो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम नाम आया है, ये कहाँ से आया है, ये न्यूक्लियोटाइड के पास कौन सा कार्बन रिएक्टिव है वहाँ से आया है। कैसे कि नीचे वाले के पास तीसरे नंबर वाला कार्बन रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 प्राइम। ऊपर वाले के पास 5वें नंबर वाला कार्बन क्या है, रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5 प्राइम। तो ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम की टर्मिनोलॉजी है, ये यहाँ से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि 5 प्राइम हम लोग किसको बोलते हैं और 3 प्राइम हम लोग किसको बोलते हैं। तो 5 प्राइम 3 प्राइम मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो जब हम DNA हेलिक्स की प्रॉपर्टी को समझते हैं तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एक स्ट्रैंड कैसा रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा रहेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों हेलिक्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे आप सोचिए कि दो स्ट्रक्चर आपस में कुछ इस तरीके से उलझे हुए हैं, तो इनको इस स्टेट में मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड चाहिए ना भैया। तो कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में। किसके किसके बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो एडेनिन के साथ कौन बाइंड करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा थाइमिन, एक ए के साथ T। गुआनिन के साथ कौन बाइंड करेगा, तो गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा आपका साइटोसिन। थाइमिन के साथ कौन बाइंड करेगा, तो थाइमिन के साथ बाइंड करेगा एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और साइटोसिन के साथ कौन बाइंड करेगा, तो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्या समझना है कि ए को आपको मिलाना है टी से। किससे, टी से। ए के सामने टी, टी के सामने ए, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। जी के सामने सी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ए के सामने टी रहेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी के सामने सी रहेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। उल्टा भी बोल सकते हो कि टी के सामने ए रहेगा और सी के सामने जी रहेगा। तो जब इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, ये कितना होगा, 2 नैनोमीटर। कितना होगा, 2 नैनोमीटर, या फिर इसी को बोल सकते हो 20 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हो, 20 एंगस्ट्रॉम। इस पिच की जो डिस्टेंस होगी, इस पिच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी, 3.4 नैनोमीटर। क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हो, 34 एंगस्ट्रॉम। इस एक पूरे पिच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3.4 नैनोमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये किसका डिस्टेंस है, 2 बेस पेयर का। किसका डिस्टेंस है, 2 बेस पेयर का बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, वो हमारा होता है 0.34 नैनोमीटर। क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हो 3.4
एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हो? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो तीन चीज़ें हमारी आ गई कि डायमीटर कितना है दोनों स्ट्रैंड के बीच का, तो आप बोलोगे 2 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हो 20 एंगस्ट्रॉम। एक पिच का जो आपका ये डिस्टेंस है ये कितना होता है आपका, तो आप बोलोगे 3.4 नैनोमीटर, या फिर बोल सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम। और दो बेस पेयर के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर हम लोग आगे यहाँ पर बात करें तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि जो आपका स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड का जो बैकबोन है, स्ट्रैंड का जो बैकबोन है ये किसका बना हुआ है? सुगर फॉस्फेट का। किसका बना हुआ है? सुगर फॉस्फेट का। ये आपको याद रखना है कि डीएनए स्ट्रैंड का जो पूरा बैकबोन है वो किसका बना हुआ है? सुगर फॉस्फेट का। बैकबोन का मतलब है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रैंड। अब इसी के सामने हमको क्या बनाना है? हमारा दूसरा स्ट्रैंड। थोड़ा सा और इसको प्रिसाइजली बनाते हैं क्योंकि जल्दबाजी तो है नहीं, अपनी क्लास है। ये दोनों स्ट्रैंड बन गए। ये है स्ट्रैंड पहला, ये है स्ट्रैंड दूसरा। तो ये जो पूरा स्ट्रैंड है इसको हम लोग बोल रहे हैं बैकबोन। क्या बोल रहे हैं? बैकबोन। ये बैकबोन किसका बना हुआ है? शुगर और फॉस्फेट का। नाइट्रोजनस बेस आपके इस तरीके से निकले हुए रहेंगे, ए टी जी सी सी जी टी ए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ए के सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी, टी के सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ए, जी के सामने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी, सी के सामने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जी, सी के सामने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जी, जी के सामने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी, टी के सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक ए, और ए के सामने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी। तो आप देख क्या पा रहे हो कि जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट की। और जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं ये क्या हुए? ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके रुके हुए हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे डबल हेलिक्स के। हमने सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है। तो एक बार यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पहले यहाँ पर पहली स्लाइड में यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो पहली स्लाइड में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, बहुत बेसिक चीज़ें देख रहे थे। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेनी सिंगल यूनिट। पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब बहुत सारे मोनोमर जुड़ करके बनाएंगे। उन मोनोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सेकंड स्लाइड में यहाँ पर देखा हुआ है कि हमारा क्या यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। सारा स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। एक एक करके मैंने आपको सीक्वेंसली सारी बातें यहाँ पर बता दी है स्ट्रक्चर के साथ कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, फीचर्स क्या क्या हैं, कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है, और आपका क्या है यहाँ पर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में जो भी हमारी डिस्टेंस वगैरह थी वो हमने यहाँ पर देख ली है। और हमने क्या देखा कि शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन होता है वो न्यूक्लियोटाइड में किसका बना होता है? शुगर फॉस्फेट का। और हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो निकले हुए होते हैं, वो आपस में जुड़े रहेंगे किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसको आप रिवाइज करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी स्ट्रक्चर आए तो आप स्ट्रक्चर को बनाने, आप ऐसे थ्योरेटिकली ना बताएं, आप उसको बनाएं। बनाने से क्या होगा? चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट सेशन में तो हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट की, और किसकी बात करेंगे? चारगाफ रूल की। सी यू सून। पढ़ाई करते रहिए।